आज हम आपके सामने वैज्ञानिक अनुसंधान के प्रमुख चरण के बारे में बात करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ख़ास तौर से अनुसंधान के समस्त चरणों को जानना जो है वो अति आवश्यक होता है। तो प्रश्न परीक्षा में इस तरीके से पूछा जा सकता है कि वैज्ञानिक अनुसंधान या सामाजिक शोध के प्रमुख चरणों या सोपानों को समझाइए। तो इसमें से अगर हम देखें तो इसके प्रमुख जो चरणों की अगर हम बात करें तो प्रमुख चरणों की बात करने पर सबसे पहला जो है अनुसंधान का जो होता है वो है समस्या या विषय का चुनाव, सेलेक्टिंग द टॉपिक और सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम्स। उसके बाद में हम आएंगे संबंधित साहित्य का अध्ययन। जो भी हमने टॉपिक चुना है उस टॉपिक से संबंधित जो उससे पूर्व लोगों ने अध्ययन किए हुए हैं, उससे संबंधित जो पब्लिश्ड बुक्स हैं, मैगजीन्स हैं, रिसर्च पेपर्स हैं, उन सब में जो भी जानकारी आपके द्वारा चुने गए विषय से संबंधित है उसका यदि हम पूर्व में अध्ययन कर लेंगे तो उससे हमें आगे की रूपरेखा और ज्ञान जो है, जानकारी बहुत अच्छे से मिल जाएगी और हम उस विषय को बड़े अच्छे से समझ पाएंगे। तीसरा है संबद्ध इकाइयों को परिभाषित करना। तो जितनी भी उसमें यूनिट्स हैं उनको हम प्रॉपरली जो है परिभाषित कर दें, बता दें। हमने कोई भी विषय चुना है, मान लीजिए हमने बाल अपराध का विषय लिया हुआ है, तो बाल अपराध में बाल अपराधियों की जो उम्र है कि हम बता दें कि हाँ 6 ईयर्स से लेके 18 ईयर्स तक के या 7 से 18 ईयर्स तक के जो भी लड़के या लड़कियां होंगे, वो अगर उनके द्वारा कोई भी किया गया अपराध होगा तो बाल अपराध की श्रेणी में आएगा। 18 से ना एक दिन कम ना एक दिन ज़्यादा, मतलब 18 से कम होगा और 18 या 18 से कम होगा और इधर 6 से अधिक होगा, 6 से कम नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से हमें प्रॉपर हर यूनिट को परिभाषित करना होगा। एक तो ये हो गया। चौथा पॉइंट ये है कि आप रिसर्च क्यों कर रहे हैं, वो एक प्रॉपर उसका हमें हमारे मन में उसका लक्ष्य, उसका उद्देश्य, उसका एम जो है क्लियर कट होना चाहिए कि हम आखिर ये क्यों करना चाहते हैं, है ना। अध्ययन के उद्देश्य, जैसे आपने पढ़ा होगा सामाजिक अनुसंधान में क्या होता है कि ज्ञान बढ़ाना होता है, समस्याओं का समाधान प्राप्त करना होता है। इस तरीके से कहीं ना कहीं जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं तो उसका हमें एक उद्देश्य ज़रूर पहले से पता होता है। और फिर जो हम समस्या चुनते हैं, जो हमने टॉपिक लिया है, उसका एक समाधान हर एक व्यक्ति के मन में जो है वो अपनी अनुभव के आधार पर अवश्य आता है और उसी से उपकल्पना का निर्माण होता है। उपकल्पना एक काम चलाऊ सामान्यीकरण या निष्कर्षीकरण कह सकते हैं, जिसकी सत्यता की परीक्षा अभी बाकी है। यानी आपने जो प्रॉब्लम चुनी उस प्रॉब्लम का समाधान आपके मन में आया, आपके अपने नॉलेज के आधार पर, आपके अपने अनुभव के आधार पर, लेकिन वो आपके अपनी खुद की नॉलेज के आधार पर आपने सॉल्यूशन देखा है। और रिसर्च जब हम करते हैं तो वो आपका अनुभव के आधार पर रिसर्च नहीं होता है। रिसर्च जो उत्तरदाताओं का आप चयन करेंगे और उनसे जो कलेक्टिव जो सूचना आपको मिलेगी, जो जानकारी मिलेगी, और उसके बाद में जो उससे हम निष्कर्ष निकालेंगे, वो निष्कर्ष को हम फाइनली जो है वो सही मानेंगे। तो उपकल्पना का मतलब होता है कि आपने जो समस्या चुनी उसका आपके मन में क्या समाधान है और लोगों के मन में क्या समाधान है। तो और लोगों के मन में जो समाधान है उसका जो एक सॉल्यूशन है और आपका सॉल्यूशन दोनों मैच कर जाता है, इसका मतलब है कि आपकी उपकल्पना सही है। अगर नहीं मैच करता है तो इसका मतलब आपकी उपकल्पना गलत है। उसके बाद में उपकल्पना बनाने के बाद में अध्ययन क्षेत्र का हम निर्धारण करेंगे। हम ये देखेंगे कि मान लीजिए किस एरिया में रिसर्च करेंगे, तो
मान के हम चलते कि इटावा ज़िला है, इटावा जनपद में फिर हम इटावा नगर ले लिया हमने, इटावा नगर में वार्ड्स बहुत सारे होते हैं। फिर उसका हम प्रॉपर चयन कर लेंगे कि हर एक वार्ड से हमें, जहाँ मान लीजिए 20 वार्ड हैं, 20 वार्डों में से हमें हर एक वार्ड से 10-10 रिस्पोंडेंट या उत्तरदाताओं का चुनाव करना है। तो ये हम पहले से निर्धारित कर लेंगे। तो हम अध्ययन की इकाई, अध्ययन क्षेत्र ये पूरा निर्धारित कर लेंगे उसके बाद में। उसके बाद हम अध्ययन पद्धति का निर्धारण करेंगे। अध्ययन पद्धति का मतलब ये है कि आप कौन सा उसमें प्रश्नावली का यूज करेंगे या फिर उसमें जो अनुसूची का प्रयोग करेंगे या साक्षात्कार का प्रयोग करेंगे। तो कोई भी जो प्रयोग करेंगे वो आप पहले से तय कर लेंगे। मान लीजिए आपके उत्तरदाता शिक्षित और अशिक्षित दोनों हैं, तो आप प्रश्नावली का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, अगर है ना। तो प्रश्नावली तो सिर्फ शिक्षित लोगों के ऊपर प्रयोग में लाई जा सकती है। तो ये आगे हम लोग जब प्रश्नावली अनुसूची का जो टॉपिक होगा, चैप्टर्स होंगे, तो उसमें हम डिटेल में ये सब पढ़ेंगे। ठीक है। तो उसके बाद साक्षात्कार के माध्यम से भी हो सकता है, अवलोकन के माध्यम से भी हो सकता है। तो आप किस पद्धति का निर्धारण करेंगे ये आपको तय करना होगा। उसके बाद आप जब आपने तय कर लिया तो उसको इम्प्लीमेंट भी करना होगा। तो आप तथ्यों का संकलन करेंगे, डाटा का संकलन निरीक्षण करेंगे। तो उसके बाद तथ्य संकलित कर लेंगे और इकट्ठे करने के बाद में आप उनको वर्गीकृत करेंगे। ठीक है, अलग अलग क्लास में बनाएंगे, अलग अलग वर्ग में बनाएंगे। फिर उनको विश्लेषित करेंगे, उनसे उनकी व्याख्या करेंगे। मतलब जब हम तथ्य इकट्ठे कर लेते हैं और इकट्ठे करने के बाद में उनको अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से बांट लेते हैं, छांट लेते हैं, तो फिर हम उससे सही तरीके से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ऐसे मान लीजिए जैसे हम फॉर एग्जांपल हम मार्केट जाते हैं, सब्जी लेने गए, उस एक ही बैग में हमने सारी सब्जियां डलवा ली, है ना। उसमें भिंडी भी है, टमाटर भी है, अदरक भी है, मिर्ची भी है, सब मिक्स हो गई। अब घर पे आकर के हम उनको क्या करेंगे, सबको अलग अलग कर लेंगे। तो अलग अलग करना मीन्स अलग अलग ढेर लगा लिया, तो वो हो गया वर्गीकरण हो गया। उससे हमें पता लग जाता है कि कौन सी सामग्री कितनी है और उसको किस तरीके से यूज करना है। तब हम कुछ समझ पाएंगे। अगर सारी चीज़ें मिक्सअप होंगी तो हम कैसे उसका ना कोई हम उसका एक अर्थ निकाल पाएंगे ना कुछ। तो हम डाटा को अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से वर्गीकृत कर लेंगे और फिर जब ऐसा करने से हम उससे जो मीनिंग निकालना होगा या उससे कुछ उसको समझना होगा तो हमारे लिए वो आसान हो जाएगा और फिर हम उसकी उसी तरीके से हम क्या कर पाएंगे, व्याख्या कर पाएंगे। ठीक है। जब व्याख्या करेंगे तो फिर हम व्याख्या करने के बाद में हम निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, फाइनल, जिसको सामान्यीकरण कहते हैं। तो निष्कर्ष पर पहुंचना ही जो है रिसर्च या सामाजिक अनुसंधान का जो होता है वो अंतिम चरण होता है। निष्कर्ष पर पहुंच गए और उसी को हम या जिसे हम प्रतिवेदन लेखन भी कहते हैं। ये एक फाइंडिंग्स हमारी जो रिसर्च के दौरान आई है वो एक इस सामाजिक अनुसंधान का जो अंतिम चरण होता है। अब जो हमने रिसर्च की, उस रिसर्च में जो आपका निष्कर्ष निकला, आपने जो शोध किया उसका जो निष्कर्ष निकला और आपने जो उपकल्पना बनाई, दोनों यदि ये दोनों मैच कर गई तो इसका मतलब आपकी उपकल्पना जो थी वो करेक्ट थी, नहीं तो उपकल्पना आपकी गलत थी। ठीक है। तो आप जो निष्कर्ष निकालेंगे उस निष्कर्ष से ही सिद्धांतों का निर्माण होगा। तो ये प्रमुख रूप से जो चरण हैं ये सोशल रिसर्च यानी सामाजिक अनुसंधान में या वैज्ञानिक साइंटिफिक रिसर्च के ये जो तरीके हैं ये एक सीक्वेंस में चलते हैं। जैसे फर्स्ट है, फिर सेकंड है, फिर थर्ड है, फिर फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ से, है ना। इस तरीके से ये नंबरिंग इसमें गलत है। सिक्स के बाद ये सेवन्थ है और ये एट्थ है और ये नाइन्थ और ये 10। तो इस तरीके से जब हम इनको हम क्रम से करेंगे ना, उसी तरीके से हम रिसर्च सही तरीके से कर पाएंगे। हम किसी भी हालत में इन सीक्वेंस को उलट पुलट नहीं सकते। ऐसा नहीं कि कोई भी स्टेप उपकल्पना का पहले आ जाए, समस्या निर्धारण का बाद में आ जाए। जो पहले नंबर पे है उसे पहले ही करना होगा, जो सेकंड नंबर पे वो सेकंड पे करना होगा, थर्ड पे, फोर्थ पे करना होगा, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक जो है अनुसंधान का या उसके प्रमुख चरण हैं ये समझ में आया होगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि वैज्ञानिक या सामाजिक अनुसंधान के प्रमुख चरण या सोपान क्या है। अब ये अगर लघुत्तरी प्रश्न में आता है तो आप इन चरणों को मात्र लिख दीजिए। अगर ये दीर्घोत्तरी प्रश्न में आता है तो इन्हीं
टॉपिक्स जो आपके ये जो पॉइंट्स हैं, इन्हीं को आप हेडिंग में कन्वर्ट करके इनको आप एलेबोरेट करें, व्याख्या करके डिटेल में जो मैंने अभी बताया उनको समझा दें। तो लगभग 4 पेज के आसपास में आप इस आंसर को लिख सकते हैं और एक अच्छी स्कोरिंग कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। धन्यवाद।